हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस बायो क्लासेस। अभी आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, अपन ने जो मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी है उस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे अपन कम से कम टाइम में ट्रिक बेसिस पे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? मैं पहले उन सभी क्वेश्चंस के आपको रीजन बताऊंगा कि अपने को कि क्या रीजन है कि अपने को इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है या किस अपन मेथड से मिनिमम टाइम में उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो, अपने को क्वेश्चन सोल्व करने से ही मतलब नहीं है, सिर्फ अपने को क्या करना है, टाइम भी अपना बचा के चलना है। ये बात क्लियर है सभी को? तो देखिए, अभी तक अपन ने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ लिया है मेंडेलियन जेनेटिक्स में। जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको क्लास अपलोड होते ही पता चल जाए। अपन कंप्लीट जेनेटिक्स को डिटेल में विद क्वेश्चन सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। क्लियर है? विद इन मिनट आपका आंसर आ जाएगा, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो चाहे। क्लियर है सभी को? उसके बाद आज की ही क्लास में मैं कुछ 8-10 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा जो पहले आए हुए हैं कि वेरियस एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं पहले से। क्लियर है? तो आपको अप्लाई करना भी आ जाएगा कि यस सर ने ये ट्रिक बताई है, इसको ऐसे अप्लाई करना है। क्लियर है? कोई थ्योरी नहीं है, आज कंप्लीट अपन वो ट्रिक ही पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या उसकी ट्रिक है, या क्या क्या पॉइंट अपने को उस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, अपनी पहले ही सब्जेक्ट की 3 क्लासेज आ चुकी हैं, तो जो स्टूडेंट नए हैं, फर्स्ट टाइम CSIR देने जा रहे हैं, वो उन क्लासेज को देख लें। जो नए हैं वो यहां से देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वेरी फर्स्ट जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसमें मैंने जीन एंड एलील का कॉन्सेप्ट बताया था। वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट जेनेटिक्स में बार बार घूमते रहेंगे। क्लियर है सभी को? अभी अपन क्या देखने जा रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने जा रहे हैं। देखिए, मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था कि जेनेटिक्स में अपन वेरिएशंस एंड हेरिडिटी की स्टडी करेंगे। वेरिएशंस के लिए यहां पे अपन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लिंकेज या फिर क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन की अपन मेनली स्टडी करेंगे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पिछले वाली क्लास में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्लियर है? आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एडवांस बायो क्लासेस के नाम से। क्लियर है सभी को? सभी के लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोल रहा है कि एक एलील दूसरे एलील से इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन में असॉर्ट होके जाएगा। क्लियर है सभी को? फर्स्ट ऑफ तो मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें वो लैंग्वेज क्या यूज में लेता है। क्लियर है? यानी कि आपको पता कैसे चले कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ही क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप स्टार मार्क लगा के लिख लो। देखो, अगर खुद बोल रहा है कि 2 जीन आर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, तो उसमें तो कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। वो उसने खुद ही बोल दिया है कि 2 जीन क्या है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब अपने को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहां पे बता दिया उसने, क्वेश्चन में खुद नहीं, एग्जामिनर ने। अगर नहीं बता रहा है तो कभी कभी क्या लैंग्वेज यूज में लेता है, 2 जीन आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। क्लियर है? वो अगर ये बात बोल के जा रहा है कि 2 जीन अपने डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है या लोकेटेड हैं, तो मान के चलो वो क्या है, अरे वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ही क्या है कि जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने चाहिए। आ रहा है समझ में? तो या तो आपको क्या मिलेगा कि 2 जीन आर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होके जा रहे हैं, यानी कि क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रेजेंट है। बहुत बार वो लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में ही लिख देता है कि आपको क्या कंसीडर करते हुए चलना है कि ये दोनों जीन, 2 जीन 3 जीन जितने भी जीन दे रहा है। क्लियर है? अगर वो बोल दे कि ये सभी जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पे, अब वो चाहिए 2 हो या 2 से ज्यादा जीन को लेके वो बात कर रहा हो। क्लियर है? तो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, लेकिन उसने कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में लैंग्वेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूज में नहीं ली है, तो आप मान के चलिए कि वो क्वेश्चन किसका है, बताओ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का है। उसके बाद एक और यहां पे अपनी कंडीशन आती है, आपको 2 मिनट के लिए याद रखना है बस। अपन जैसे ही लिंकेज स्टार्ट करेंगे, ये चीज मैं साइंटिफिकली आपको बता दूंगा, यानी कि आपको रटनी नहीं पड़ेगी, साइंटिफिकली आपको पता होगी, बट अपन टॉपिक अभी यहां पे पढ़ रहे हैं, इसलिए आप याद कर लो। इफ डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या हो जाए बताओ, अपनी 50
सेंटीमॉर्गन या 0.5 मॉर्गन, तो भी जीन क्या होंगे बताओ, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन बच्चे इसको रटते हैं, आपने भी बहुत जगह देखा होगा, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये बात आपके माइंड में कब कैसे फिट हो गई है। जब अपन लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे बहुत ही साइंटिफिकली आपको समझ में आएगा, आप कहोगे यस सर ऐसा होता है, अब बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना? तो ये दोनों लैंग्वेज अगर वो यूज में ले रहा है, अगर वो बोल रहा है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट है, तो आपको मान के ही चलना है। क्लियर है? अब ये देखिए, अगर मैं देखो मैंने आपको क्या कहा कि अगर मैं होमोसेपियंस की बात करूं, ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं, तो बताओ ह्यूमंस के लिए 2n इक्वल टू कितना होता है, 2n इक्वल टू 46, यानी कि 44 प्लस XX या फिर XY। क्लियर है? और अगर मैं n की बात करूं तो क्या हो जाएगा बताओ, 23 हो जाएगा, यानी कि 22 ऑटोसोम प्लस X या फिर Y हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो देखो मैंने आपको कहा था कि वेरिएशंस के लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन रेस्पॉन्सिबल है। आ रहा है समझ में? तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से वेरिएशंस कैसे मिल सकते हैं? आ रहा है समझ में? देखो मैं आपको बात बता दूं, टू जो सिबलिंग्स होते हैं, यानी कि भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई होते हैं, उनमें मैक्सिमम वेरिएशंस अगर किसी की वजह से होते हैं, किसी फिनोमिनन की वजह से होते हैं, तो अपन क्या क्या बात कर सकते हैं सर, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, नेचुरल सिलेक्शन वगैरह वगैरह, ड्रिफ्ट वगैरह वगैरह। ड्रिफ्ट वगैरह ये तो पॉपुलेशन लेवल पे जाके वर्क करते हैं, यहां पे अपने मोलिकुलर लेवल पे तो काम भी नहीं करते हैं। आ रहा है समझ में? वो जाके पॉपुलेशन लेवल पे, मैं आपको सिबलिंग्स के बीच में बता रहा हूं। तो मैक्सिमम कौन रेस्पॉन्सिबल है बताओ? मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबल है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डिफरेंसेस के लिए अगर मैं सिबलिंग्स का मतलब मैंने बहुत ही क्लोजली रिलेटिव ले लिए हैं, दो भाई बहन ले लिए हैं, पॉपुलेशन लेवल की तो बात ही भूल जाओ, स्पीसीज लेवल की भी बात भूल जाओ आप, वो तो बहुत ब्रॉड लेवल पे जाके हो गया है। मैंने बिल्कुल बेस से ले लिया है कि टू सिबलिंग्स के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखना चाहूं ना, तो देखो सबसे आप डिफरेंस सबसे कम आपको कहां पे देखने को मिलेंगे भाई, जो बहुत ही क्लोज रिलेटिव होंगे। आप अगर ह्यूमन के डिफरेंसेस आप चिंपैंजी से मिलाने जाओगे तो आपको बहुत मिल जाएंगे। अरे आप ह्यूमन का ह्यूमन से कंपेयर करो, एक ह्यूमन का आप क्लोज रिलेटिव सपोज अपने मामा चाचा नाना से करो, या आप भाई बहन का कर दो, भाई बहन बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटिव हो गए हैं सिबलिंग्स। आ रहा है समझ में? तो उनके लिए उनके बीच में जो डिफरेंसेज हैं, वो जो डिफरेंसेज रख रहे हैं, उसके लिए मैक्सिमम कौन रेस्पॉन्सिबल है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है। मैंने ये कैसे है ये रटना है आपको? बिल्कुल भी नहीं, बस 2 मिनट आप क्लास का वेट कीजिए। ठीक है? मैंने आपको एक बात बहुत ही पहले बता दी थी कि एक ही क्रोमोजोम पे बहुत सारे जीन लोकेटेड होते हैं। क्लियर है? अब मैं देखो चीजें आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूं, सब कुछ मैंने जो पिछली 2-3 क्लास में बताया वो मैं बता रहा हूं। एक ही क्रोमोजोम पे एक से ज्यादा जीन लोकेटेड होंगे? यस सर। क्यों होंगे? ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्या अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन एक क्रोमोजोम पे एक ही जीन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक क्रोमोजोम पे एक जीन होगा तो अपने पास टोटल कितने क्रोमोजोम है सर? 23। तो क्या अपने पास 23 ही जीन होंगे? नहीं सर, बहुत सारे जीन है। कितने मेटाबॉलिक पाथवे चल रहे हैं जिनके लिए डिफरेंट डिफरेंट जीन रेस्पॉन्सिबल है। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब सपोज मेरा ये फर्स्ट क्रोमोजोम है, तो क्या इस पे बहुत सारे जीन, डियर मैं जीन बोल के जा रहा हूं, एलील नहीं, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म एलील अपने आप ही हो जाएगी, वेरी फर्स्ट क्लास पे याद करो। तो सपोज मैं बोल रहा हूं इस पे ए जीन होगा, इस पे बी होगा, इस पे सी बी होगा, और भी जीन इस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है? ऐसे ही अपने डिफरेंट, अगर ये फर्स्ट क्रोमोजोम है तो इसका होमोलोगस फर्स्ट क्रोमोजोम भी होगा। आ रहा है समझ में? इसका होमोलोगस ये फर्स्ट क्रोमोजोम भी। ठीक है? ऐसे मैंने 3 बताए हैं, बहुत सारे जीन लोकेटेड होंगे। आ रहा है समझ में? अब ये देखिए, ऐसे ही क्या अपने पास पूरे 23 क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे? यस। सपोज ये 23rd नंबर का क्रोमोजोम है, इसका भी होमोलोगस होगा 23rd क्रोमोजोम। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मैक्सिमम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वेरिएशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जी बिल्कुल। क्यों? ये देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, क्या मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में 2 की पावर n रूल के बारे में बताया था? यस। अगर नंबर ऑफ डिफरेंट गैमीट्स फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, तो डिफरेंट गैमीट्स आप कैसे पता लगाओगे कि कितने फॉर्म्ड होंगे? अभी आगे मैं और इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा। क्लियर है? अभी अपन ये वाली बात सीख लेते हैं। तो 2 की पावर n, जहां पे n क्या है? n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। क्लियर है?
नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। अब देखिए मैं ये बात आपको क्यों बता के जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं कि एक मेल पेरेंट कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस कर सकता है या एक फीमेल कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर सकती है, क्या कोई मेरे को बता सकता है? आ रहा है समझ में? कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट्स वो प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी स्पेसिफिक मेल या फीमेल? ये देखिए मैं आपको बता के जा रहा हूं। क्लियर है? अपने को थ्योरेटिकली क्या मानते हुए चलना है? सपोज अगर इसके सामने ये सेम एलील आ गया है, क्लियर है, ये भी फर्स्ट क्रोमोजोम है, दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है। अगर मैं बोल रहा हूं कि सर इसके सामने कैपिटल ए आ गया है, इसके सामने कैपिटल बी आ गया, तो ये तो होमोजाइगस हो गए, तो यहां से तो अपने को सिर्फ एक टाइप का ये एलील मिलेगा। क्लियर है ना? यानी कि 2 की पावर 0 हो जाएगी। 2 की पावर 0 का मतलब 1। अगर मैं यहां पे, अब बहुत सारे जीन है, कोई एक जीन को लेके तो ये क्रोमोजोम हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। भाई इतने सारे जीन हैं, अपन थ्योरेटिकली बात पढ़ने जा रहे हैं, इतने सारे जीन हैं, कोई एक जीन को लेके तो ये क्रोमोजोम डिफरेंट टाइप का होगा। यस सर। भाई कोई एक जीन को लेके तो हो सकता है ना, बहुत सारे जीन लोकेटेड हैं, मैं ये नहीं बोल रहा सबके लिए, कोई एक के लिए अपन थ्योरेटिकली मान के चल रहे हैं, एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है ना? एटलीस्ट मान के चल रहे हैं। तो अगर ये एक जीन के लिए भी अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो इसके लिए 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोजोम। ये तो सिर्फ 1 क्रोमोजोम को लेके है। अगर दूसरे क्रोमोजोम पे भी एक हेट्रोजाइगस प्रेजेंट हो तो इस कंडीशन में यानी कि अपना एन क्या हो गया बताओ? 1। अगर दूसरे क्रोमोजोम पे भी सेम कोई एक जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो तो एक हेट्रोजाइगस यहां और एक दूसरे क्रोमोजोम पे हेट्रोजाइगस, तो अब यहां पे हेट्रोजाइगस यानी कि n इक्वल टू क्या हो गया अपना? 2, और यहां पे 2 की पावर 2 यानी कि 4, क्योंकि दूसरे क्रोमोजोम पे भी बहुत सारे जीन लोकेटेड होंगे, कोई एक को लेके तो एटलीस्ट होगा ही। अपन थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, ज्यादा भी हो सकता है, बट अपन मिनिमम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट एक के लिए तो हो ही सकता है। ऐसे ही सेम अगर थर्ड क्रोमोजोम पे होगा तो n की पावर यानी कि n क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 3 हो जाएगी। फर्स्ट क्रोमोजोम को हेट्रोजाइगस, सेकंड थर्ड के लिए भी, तो अपनी 2 की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऐसे अगर 4 क्रोमोजोम के लेके हो तो क्या ऐसे पूरे 23 क्रोमोजोम पे कोई ना कोई, हर एक क्रोमोजोम पे एटलीस्ट 1 जीन अपने को हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिलेगा? बात को समझने की कोशिश करना। एटलीस्ट 1, मैं बोल रहा हूं एक क्रोमोजोम पे बहुत सारे जीन लोकेटेड हैं। आ रहा है समझ में? मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट 1 क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा? यस। तो पूरे 23 क्रोमोजोम पे उस मेल या फीमेल जो भी अपन लेके चल रहे हैं के पास अगर सभी 23 क्रोमोजोम पे डिफरेंट यानी कि हेट्रोजाइगस एटलीस्ट 1 जीन प्रेजेंट है, तो 23 की अगर अपन बात करेंगे तो n की वैल्यू उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? 23। तो यानी कि 2 की पावर 23। अब आप समझ सकते हैं 2 की पावर 23 अगर ये मेल है और सेम अगर फीमेल होगी तो भाई उसके पास भी 23 है, वो भी कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर सकती है? 2 की पावर 23 अगर मैं कोई फीमेल की बात करके जा रहा हूं तो। क्लियर है? तो ये दोनों 2 की पावर 23। अब आप एज्यूम करके देखो या कैलकुलेट करके देखो अपने कैलकुलेटर में, मोबाइल कैलकुलेटर में, 2 की पावर 2 यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 8, 16, 32, 64। आप मान के चलो जब इसको आप 23 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू जाके मिलने वाली है। तो इतने डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है एटलीस्ट एक मेल और एटलीस्ट एक फीमेल। अब इतने गैमीट तो प्रोड्यूस हो गए हैं, बट जो सिबलिंग्स या जो इंडिविजुअल अपने को या जो जायगोट अपने को मिलने वाला है वो सिर्फ इस 23 से तो मिलेगा नहीं भाई, दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होना चाहिए। आ रहा है समझ में? दोनों गैमीट्स का क्या होना चाहिए? फ्यूजन होना चाहिए। अब दोनों गैमीट्स का फ्यूजन हो तो उसके लिए इन 2 की पावर 23 में से कोई एक स्पर्म मिला होगा, और इन 2 की पावर 23 या मैं मेल गैमीट बात बोल दूं, स्पर्म तो अपन स्पेसिफाई कर दिए टर्म अपन ने, मेल गैमीट में बात कर दूं, चाहिए अपन प्लांट ले लें चाहिए अपन एनिमल्स ले लें। इन 2 की पावर 23 इस कंडीशन में मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूं तो स्पर्म टर्म मैं यूज में ले सकता हूं। तो अगर मैं बोल रहा हूं इन 2 की पावर 23 में से कोई एक क्रोमोजोम, एक स्पर्म और इधर से एक एग फ्यूज होके जाइगोट बनाया, क्या दोबारा इन 2 की पावर 23 और इधर इन 2 की पावर 23 में से वही वापस से फ्यूज होगा क्या? अरे कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2 की पावर 23 आप देखो बहुत ज्यादा हो गया कि सर वही आपस में फ्यूज हो, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। क्लियर है? आ रहा है समझ में?
फेंकने वाली बात हो जाएगी एक टाइप से। आ रहा है कि सर आप फेंक रहे हो 2⁻23 में से, और दोनों जगह से वही, अगर एक जगह से मान के चलो तो अब आप कंसीडर कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहां पे वेराइटीज है। तो क्या वेरिएशंस आएंगे? यस, यहां पे तो एक क्रोमोजोम के लेके बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। आप 23 क्रोमोजोम की बात कर रहे हैं और इधर के 23, तब जाके 46 बनते हैं। यस सर। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होगा बताओ? मैक्सिमम वेरिएशंस प्रोवाइड करवा के, मैक्सिमम वेरिएशन प्रोवाइड करवा के जाएगा, यानी कि बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर या सिबलिंग। क्लियर है ये बात सभी को? ये देखो, ये बात समझ में आ गई। अब अपन स्टार्ट करने जाएंगे। ये बात मैंने आपको रटवाई नहीं है, ये दोनों बातें याद रखना। अगर वो खुद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे रहे हैं, थोड़ी देर में अपन क्वेश्चन देख लेंगे। क्लियर है ये बात सभी को? अभी मैं आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स बताने जा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट नहीं पढ़ाऊंगा, अपन थोड़ा थोड़ा यहीं से स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि देखो कंप्लीट जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। मैं आपको वापस बता रहा हूं, मैं आपको एक लेक्चर में प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा, या तो बहुत से बच्चे स्किप कर जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अपने से नहीं होगा। मान के चलो कि एक क्वेश्चन जो आता है वो आपसे नहीं होगा, बट जितने भी 8-10 क्वेश्चन आते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन 80% क्वेश्चन में इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ही होती है। बच्चे बाद में बोलते हैं सर थ्योरी पढ़ ली लेकिन क्वेश्चन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोबेबिलिटी की सिर्फ एक क्लास ली थी, जो कि स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी ही पढ़ाई गई उनको। ठीक है, तो अपन थोड़ा थोड़ा जहां पे भी हर जगह पे प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हुआ चलूंगा। क्लियर है? ज्यादा नहीं देखेंगे अपन, यहां तक नोट कर लो जिसने नहीं किया है। ये देखिए, अभी अपन थोड़ा सा बेसिक आइडिया जस्ट 2 मिनट के लिए प्रोबेबिलिटी का मैं बता देता हूं। देखिए, प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है। क्लियर है? आप सभी को आइडिया है, और जो अपने को लाइफ साइंस में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजी आते हैं। अपने को बहुत ही ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाना है। बच्चे क्या चले जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा मैथ हो गई, अब अपने से नहीं होगा। देखो, आप सीख लोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। आप कब तक सब्जेक्ट से भाग सकते हैं? क्लियर है? आपको अब नहीं, CSIR में सपोज सोचो कि नहीं CSIR हम छोड़, देखो दोनों सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। DBT में भी आते हैं, कॉलेज लेक्चरशिप के भी एग्जाम में आते हैं, सेट में भी आते हैं, हर जगह आते हैं। क्लियर है? तो आप मान के चलो, अगर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो कहीं से भी आप क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कहाँ का होगा? यहीं का होगा, आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ये देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है, आप सबको पता है। देखिए, अगर मैं बोलूँ एक घर में न्यूबॉर्न बेबी आने वाला है, तो अब आप मेरे को ये बात बताओ, मैं प्रोबेबिलिटी बताने जा रहा हूँ ये आपको, कि वो बेबी गर्ल होगा कि बेबी बॉय होगा? कि सर बेबी गर्ल बॉय में से कोई भी हो सकता है। टोटल इवेंट कितनी है, क्या चांसेस हैं टोटल इवेंट की हो सकती हैं? बताओ, 1, 2 कि 3? 2। कितनी इवेंट हो सकती हैं? 2, या तो बेबी गर्ल या बेबी बॉय। क्लियर है ना? टोटल कितनी है? 2। उनमें से कोई एक होगा। क्लियर है? उनमें से कोई एक, या तो बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय। जस्ट लाइक मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, हेड आएगा कि टेल आएगा? कोई एक आएगा, दोनों तो आ नहीं सकते। बेबी बॉय आएगा कि गर्ल? कोई एक आएगा, दोनों तो आ नहीं सकते हैं। लेकिन टोटल कितने हो गए? हेड और टेल, 2 इवेंट हो सकते हैं टोटल। वहां पे बेबी गर्ल बॉय 2 हो सकते हैं। सेम आप एक डायस को रोल करने जा रहे हैं। गोटियां बहुत खेली होंगी बचपन में, अब भी खेलते हैं सर, फोन में आने लग गई है अब। क्लियर है? लूडो खेलते हो ना, तो आपके डायस आपने रोल किया, आपके 5 नंबर आ जाए, 5 नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या चांसेस हैं? 5 आ जाए, वो खुद एक चांस है। टोटल कितने हो सकते हैं? सर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। टोटल कितने हैं? 6। क्लियर है? तो देखिए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? मैं क्या बोल के जा रहा हूं? चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। क्लियर है? या उसमें कितने टोटल इवेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं आपको, फॉर एग्जांपल, क्लियर है? अगर मैं बोल रहा हूं ये लेडी है और ये प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट लेडी है, इसके क्या हो? बेबी बॉय, और क्या हो सकता है? बेबी गर्ल हो सकती है। तो बेबी बॉय हैपनिंग एन इवेंट, इस इवेंट क्या कितनी बार? सिंगल, 1, यानी कि बेबी बॉय हो। लेकिन टोटल क्या क्या हो सकते हैं बेबी बॉय एंड गर्ल? 2।
सेम मैं बोलूं कि गर्ल बेबी गर्ल हो तो बेबी गर्ल उन दोनों में से कोई एक है ना, उन दोनों में से कोई एक इवेंट है कि गर्ल और बॉय में से, तो 1। टोटल कितनी हो सकती है इवेंट? 2 वही, या तो भाई गर्ल होगी या बॉय होगी। तो यानी कि अपन बोल सकते हैं, वैसे भी अपन बोलते हैं ना, देखो अगर आप इसको परसेंट के फॉर्म में ले जाओ तो 50% हो जाएगा। क्लियर है? तो अपन बोलते भी हैं कि भाई 50-50 चांस है, कुछ भी हो सकता है। और आपको वैसे साइंटिफिकली पता है कि किस पे डिपेंड करेगा, मेल पे। अगर एक्स क्रोमोजोम जाके फ्यूज हो गया एग से, एक्स क्रोमोजोम वाला स्पर्म, तो बेबी बॉय हो जाएगा। अगर वाई क्रोमोजोम वाला स्पर्म जाके फ्यूज हुआ है तो बेबी गर्ल हो जाएगी। 50-50 चांस है, वैसे भी हाफ प्रोबेबिलिटी से निकाल लो। ऐसे ही अगर मैं क्या बोल के जा रहा हूं आपको, कॉइन। क्लियर है? कॉइन, कॉइन की फॉर्म में मैं क्या बोल रहा हूं बताओ? हेड एंड टेल, 2 सिचुएशन हो सकती है। तो हेड अपने आप में दोनों में से एक इवेंट है, टोटल कितनी है? 2। टेल अपने आप में एक इवेंट है, टोटल कितनी है? 2। आ रहा है समझ में? गुड। ये देखिए अभी मैं क्या बोल रहा हूं, डायस। डायस को आप रोल करने जा रहे हैं तो आपके 1 आए, टोटल इवेंट कितनी है? 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहां पे टोटल इवेंट कितनी है? 6। लेकिन आपके 3 आए सपोज, तो ये 3 इन सब में से एक चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, उस पर्टिकुलर इवेंट का 1 डिवाइडेड बाई टोटल कितनी है? 6। 1/6 प्रोबेबिलिटी यहां पे हो गई है। अब आप इन सब में ज्यादा मत जाओ। क्लियर है? अपन क्वेश्चंस में देखते चलेंगे, इनमें घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। सर ये क्यों बता रहे हो, फिर ट्रिक बता दो। अरे बता तो दो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक अप्लाई करना सिखा दूंगा। क्लियर है? तो अगर इसको कोई नोट करना चाह रहा है तो नोट कर लो, वरना मैं आगे बताने जा रहा हूं। ये देखो, क्लियर है? ये देखो अपनी प्रोबेबिलिटी चल रहा है। अब देखिए यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं साहब, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, क्या मैंने आपको 2 की पावर n रूल से या फोर्क लाइन मेथड से गैमिट फॉर्मेशन बता दिया था? यस, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और आप बता भी नहीं सकते हो। आ रहा है समझ में? और गलत होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सर प्रोबेबिलिटी तो हमें ऐसे ही हार्ड लगती। अरे कुछ हार्ड है नहीं, मैं वापस से बार बार बोल रहा हूं आपको। ये देखो प्रोबेबिलिटी जो मेथड है बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा मेथड है। अब मैं आपको क्या बोल के जा रहा हूं कि आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए, एक क्वेश्चन से आपको मैं सब कुछ सोल्व करना सिखा रहा हूं या एक एग्जांपल से मैं सिखा रहा हूं, ये अपना एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि वो आपको बोल रहा है कि ए बी बी कैपिटल सी भी, ये दोनों कैपिटल सी हैं। मैं स्मॉल सी को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये याद रखना, पता नहीं चलता है लिखने में। और ये देखिए सपोज मैंने इसको स्मॉल सी कर दिया है, ठीक है, ये स्मॉल सी है और ये कैपिटल डी और ये कैपिटल डी है। वो अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस इंडिविजुअल से कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट फॉर्म होंगे इफ ऑल जीन आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। अगर सभी जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं। तो ये लाइन आपको क्या बता के जा रही है कि साहब यहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मान के चलना है। मैंने अभी स्टार पॉइंट लिख के लिखवाया था ना कि वो ये बात बोलेगा। क्लियर है? या फिर बोलेगा ऑल जीन आर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट। ये आपको कंसीडर करते हुए चलना है। क्लियर है? गुड। तो यहां पे क्या है बताओ? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रेजेंट है। क्लियर है? अब वो बोल रहा है यहां से कितने डिफरेंट टाइप के गैमिट बनेंगे। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। यस, कैसे? बोल सर आपने बताया 2 की पावर n रूल लगाएंगे। यहां पे n इज इक्वल टू क्या हो गया? अरे n हेटेरोजाइगस, मैंने बताया बार बार, एक हेटेरोजाइगस 2 3, अरे ये तो होमोजाइगस कंडीशन में है। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया? 3। तो यानी कि 2 की पावर 3 6 होगा? नहीं, 8। तो कितने डिफरेंट टाइप के गैमिट्स बनेंगे? 8 डिफरेंट टाइप के गैमिट्स बनेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, बहुत ही ज्यादा इजी। आप देखते ही बता दोगे, इतना लिखोगे भी नहीं। ठीक है? क्वेश्चन पूछा जाता है, आया हुआ है 3 से 4 बार, डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ है। मैं लेके आऊंगा क्वेश्चन भी बाद में, आप टेंशन मत लेना। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। यस सर, इसमें कहीं प्रोबेबिलिटी नहीं है। बट अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि इस इंडिविजुअल से या जिस इंडिविजुअल का ये जीनोटाइप है, भैया किसी ना किसी इंडिविजुअल का वो जीनोटाइप बता देगा कि ये एक मेल का जीनोटाइप है, इससे ये वाले गैमीट, क्लियर है, ये गैमीट बन जाए कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, ये गैमीट बने, इसकी प्रोबेबिलिटी या इसके चांसेस क्या होंगे? आ रहा है समझ में? सर हम फोर्क लाइन मेथड करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे। फोर्क लाइन मेथड से तो सभी गैमीट्स फर्स्ट ऑफ तो आपसे बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है।
आ रहा है समझ? फोर्थ लाइन मेथड या डायरेक्ट वाले मेथड से आप ये गैमेट बना लो सभी, वही बहुत बड़ी बात है। उसको बनाने में ही आधा घंटा निकल जाएगा, जिसमें आप देखते रहोगे कि हमारे तो 8 ही नहीं बन रहे हैं टोटल। क्लियर है? या आप 8 बना दिए तो पता चल रहा है कोई 3 सेम बना दिए हैं। क्लियर है ना? गुड। ये देखिए, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इस गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो क्वेश्चन में ये पूछ लिया। ये क्वेश्चन CSIR में पूछा जाता है, अल्टरनेटिव ईयर में आ जाता है। क्लियर है? तो अब देखिए, इसका मैं आपको सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी बेस। मैंने अभी आपको क्या बताया कि उसने बोल दिया इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट प्रेजेंट है, और अभी मैंने प्रोबेबिलिटी में आपको क्या बताया कि टोटल कितने चांसेस हो सकते हैं और उस इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं। क्लियर है? तो टोटल को अपन डिवाइड कर देते हैं। तो देखो, ये कैपिटल A, क्लियर है, ये क्रोमोजोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है। होमोलोगस का मतलब वही, अगर ये 7th नंबर का क्रोमोजोम है तो ये भी 7th। तो ये दोनों एलील तो एक कोई अल्टरनेटिव उस इंडिविजुअल में जिसका भी ये जीनोटाइप है, एक पे कैपिटल A होगा और एक पे स्मॉल a होगा। आ रहा है समझ में? तो अब अपने को इस गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से कैपिटल A आ जाए, यानी कि इन दोनों में से लगा लो, चाहिए कैपिटल A आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी सर? मैं बोल रहा हूं कि सर यहां पे टोटल कितने हैं भाई, क्रोमोजोम तो एक जाएगा उस एलील में, क्योंकि ये तो 2n इंडिविजुअल है, और ये गैमेट क्या होगा बताओ? n का मतलब इन सभी, ये 2 होमोलोगस क्रोमोजोम है, दोनों होमोलोगस में से एक होमोलोगस पे ये, एक पे ये, सेम ऐसे ही। क्लियर है? तो एक क्रोमोजोम यहां से आएगा, एक इनमें से, एक इनमें से, एक इनमें से, एक इनमें से, ये हमेशा ही होगा। कुछ एक बच्चों ने अगर बेसिक्स ठीक नहीं किए हुए हैं तो देख लेना, ये हर एक कंडीशन में होगा, यहां पे नहीं। ठीक है? तो क्या अब इन दोनों में से एक को भेजना पड़ेगा? यस। क्या इन दोनों में से भी एक को भेजना पड़ेगा? यस। क्या इन दोनों में से भी? यस। क्या इन दोनों में से भी? यस। अब ये देखिए, यहां से कैपिटल A आए तो कैपिटल A तो एक हो गया, अपने आप में एक इवेंट हो गया। टोटल कितनी है भाई? कैपिटल A भी आ सकता है, स्मॉल a भी आ सकता है, जस्ट लाइक हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, बेबी गर्ल भी आ सकता है, बेबी बॉय भी। टोटल कितनी? 2। बेबी बॉय आए वो चांस क्या है? 1। तो ये कितना हो जाएगी? टोटल कितनी हो गई? 2। आ रहा है समझ में? अब यहां से क्या आना चाहिए साहब? कैपिटल B। कैपिटल B वही वापस से एक इवेंट है अपने आप में। टोटल कितनी है? B भी आ सकता है, ये भी वापस से हाफ। यहां से भी कैपिटल C आए, कैपिटल C साहब अपने आप में, और टोटल कैपिटल भी आ सकता है, स्मॉल भी, 2। अब यहां से कैपिटल D आए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी साहब? ये अपने आप में कितनी इवेंट है? एक। और टोटल इवेंट या कितनी हो सकती है? एक ही हो सकती है बच्चों। अब यहां पे 2 नहीं हो सकती हैं। आ रहा है समझ में? ये देखो क्यों? अरे ये तो वही बात हो गई कि बेबी बॉय आएगा। अब बताओ क्या चांसेस है? अरे बेबी बॉय अपने आप में एक इवेंट आएगा, भी बेबी बॉय अपने आप में एक इवेंट। तो अरे देखो, क्या दोनों में से कहीं पे कोई और चांसेस है टोटल के? नहीं। टोटल चांसेस कितना है? एक ही है भाई। आपके पास ऑप्शन ही यही है कि हमेशा स्पर्म वाई क्रोमोजोम वाला ही फ्यूज करेगा। एक्स वाला क्रोमोजोम हमने डिजनरेट कर दिया सपोज बाई चांस, या एक्स वाले क्रोमोजोम को हम जाने ही नहीं दे रहे। आप ऐसे बाबा के पास पहुंच गए जो कि बेटा पैदा करना सिखा रहा है आ रहा है, झाड़ फूंक के चक्करों में पड़ जाते हैं। क्लियर है? तो यानी कि अपन ने ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन कर दिया कि वहां पे सिर्फ वाई क्रोमोजोम वाले ही स्पर्म है। तो अब तो क्या आएगा? चांसेस 1 है कि होगा क्या? बेबी बॉय होगा। ये जस्ट लाइक वही है भाई, हेट्रोजाइगस है नहीं, होमोजाइगस है। तो क्या क्या है यहां पे? क्या 2 डिफरेंट कंडीशन है कि एक ही कंडीशन है? अरे एक ही कंडीशन है, दोनों कैपिटल डी हैं, डिफरेंट कंडीशन है ही नहीं। आ रहा है समझ में? डिफरेंट कंडीशन है ही नहीं। क्लियर है सभी को? ये देखिए, तो इसका चांस क्या हो जाएगा? 1/1 का मतलब क्या होता है? अरे 1 हो जाएगा। 1 में 1 का भाग दोगे तो 1 ही आएगा। ये देखो 1 / 1 = 1। तो अब यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल देखो साहब, हाफ ईयरी, हाफ ईयरी, हाफ ईयरी, यानी कि हाफ ए की, हाफ बी की, कैपिटल बी की, और हाफ कैपिटल सी की, और एंड 1 डी की। तो आप कैलकुलेट कर लो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितनी हो जाएगी बताओ? 1/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, ये क्वेश्चन आप वैसे भी सोल्व कर सकते थे
क्लियर है? क्यों? क्योंकि जब अपन बोल के जा रहे हैं कि 2 की पावर 3 8 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स मिलेंगे, तो उन 8 में से कोई ये भी एक गैमीट होगा, तो टोटल डिफरेंट कितने मिल सकते हैं? टोटल इवेंट कितनी हो गई अपनी? 8, और उसमें से ये भी क्या कोई एक इवेंट हो सकती है? यस सर, 1 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 8, दोनों ही मेथड से आंसर राइट है। आ रहा है समझ में? बट ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं क्योंकि यहां तक तो आप कर सकते हो, बट वो 2 इंडिविजुअल देखे, यानी कि मेल और फीमेल के फ्यूजन से जो न्यूबॉर्न आएगा या उनसे जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसका भी जीनोटाइप देके क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो वो क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व करने हैं। क्लियर है? यहां तक सबकी समझ में आ गया? समझ में नहीं आया है तो नोट अब दोबारा से आप देख लो और नोट कर लो। क्लियर है सभी को? टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नोट करो यहां तक सभी। अभी ये देखिए, अभी मैं जो आपको बता रहा था कि 2 इंडिविजुअल के क्रॉस से वो प्रोजेनी का क्या पूछ सकता है? जीनोटाइप पूछ सकता है। तो ये देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं ये मेल है और ये फीमेल है, क्लियर है, वही आपको हिंट दे देगा कि ये सभी जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड है या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वगैरह वगैरह जो भी देगा। तो यानी कि अपन क्या देखने जा रहे हैं? वही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड बहुत ही ईजी है, इसके बेसिस पे आप सब कुछ बता देंगे। क्लियर है? आपने जो पीछे क्या पढ़ा था बताओ? मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो रेशियो देखा था, वो 1:1:4 जीनोटिपिक रेशियो, वो आपको अभी पता चल जाएगा कैसे आता है। ये देखो, अब वो क्या बोल रहा है कि इन दोनों के क्रॉस से ये जीनोटाइप आए। आ रहा है समझ में? ऑफ स्प्रिंग के जीनोटाइप, ये जीनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आप बताइए? चांसेस क्या है? वो नहीं बोलता कि प्रोबेबिलिटी क्या है, वो बोल देता है चांसेस क्या है, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए, क्या इसने कोई एक मेल गैमीट बनाया होगा और क्या इसने एक फीमेल गैमीट बनाया होगा? बताओ, इसने मेल गैमीट बनाया होगा, इसने फीमेल गैमीट बनाया होगा, और दोनों ने फ्यूज किया होगा, तभी तो ये इंडिविजुअल बना होगा। अरे हवा में तो बन नहीं सकता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ तो उसने देखिए ये दोनों एक क्रोमोसोम पे होंगे, ये दोनों यानी कि क्रोमोसोम तो अलग अलग होंगे लेकिन सेम होमोलोगस। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 होमोलोगस क्रोमोसोम को लेके इसने पूछा है, तो इधर भी 4 ही होंगे। देखो 1 2 3 4, और वही सेम जीन है ABCD, यहां पे भी 4 ही होंगे। आ रहा है समझ में? तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक जा सकता है, इन दोनों में से कोई एक जा सकता है, इन दोनों में से कोई एक जा सकता है, इन दोनों में से कोई एक सेम। अब साहब कौन सा गया होगा ये अपन कैसे पता लगाएंगे? क्लियर है सभी को? कौन सा क्रोमोसोम गया होगा, यानी क्रोमोसोम जाएगा उसी पे ये एलील लोकेटेड है। क्लियर है सभी को? तो वो अपने को इसके जीनोटाइप से पता लगाना पड़ेगा। अब ये बातें अपने को मानते हुए सोचते हुए चलना पड़ेगा। क्लियर है? नोट करते हुए चलना। कॉपी में एक क्वेश्चन आएगा इस बार CSIR में, मान के चलो। क्लियर है? एक क्वेश्चन CSIR में आएगा और एक क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरशिप वाले एग्जाम में भी आएगा। क्लियर है? और ये क्वेश्चन PMT में भी पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर PMT वालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, अब देखो कैपिटल A, अब अपने को इसका जीनोटाइप देखते ही पहले ऊपर के दोनों पेरेंट्स को देखना है कि ये एलील इसने किससे गेन किया होगा, कौन से पेरेंट्स से गेन किया होगा। कैपिटल A साहब यहां से भी कर सकता है और यहां से भी कर सकता है, बट अगर यहां से कैपिटल A गेन करेगा तो फिर यहां से क्या ये स्मॉल a गेन कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब इसने स्मॉल a फिक्स कहां से लिया है? साहब यहां से लिया है, और किस प्रोबेबिलिटी या किस चांस के साथ लिया है? तो देखो इसके पास कितने चांस हैं? 2। इसके पास कितने चांस हैं? 2, या तो कैपिटल या स्मॉल। तो टोटल कितना हो गया है बताओ? यहां से टोटल हो गया है 2, और क्या ये स्मॉल ए इन दोनों में से एक इवेंट है? यस 1। अरे अभी समझ जाओ, बार बार वो इवेंट बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो यानी कि इस स्मॉल ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है? हाफ। अब साहब इस कैपिटल ए के आने की प्रोबेबिलिटी, अब ये फिक्स है कि ये कैपिटल ए इस फीमेल से ही आया है। क्यों? जस्ट लाइक एक्स क्रोमोसोम। फीमेल क्या बोलती है? अगर एक आपको बोल दिया जाए कि एक लड़का है, उसका एक्स क्रोमोसोम कहां से आया है? मम्मी से कि पापा से? मम्मी से ही आया है। आपने कहा क्यों, पापा से भी तो आ सकता है। अरे पापा से आया होता तो वो मेल नहीं बनता, यानी कि वो बेबी बॉय नहीं होता, गर्ल हो जाती। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब फिक्स है कि वो कहां से आया होगा? मदर से। मदर कौन सा दे सकती है? सिर्फ उसके पास दूसरा चांस ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम। तो ये बोल रहा है कि सर मेरे पास टोटल कितनी इवेंट हो सकती हैं? आप भाई टोटल डिफरेंट इवेंट कितनी हो सकती हैं? सर एक ही है मेरे पास तो ले दे के,
और उनमें से एक गया होगा, तो यानी कि इसके आने के चांसेस क्या हो गए 1। अरे 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है। अब मैं कैपिटल बी का देख रहा हूं। अब देखो श्योर बात है दोनों कैपिटल यानी कि होमोजाइगस दोनों जगह से कैपिटल बी आया, यानी कि एक इधर से आया और एक इधर से आया, ये कंफर्म है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सभी जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने ऐसा ही क्वेश्चन डिजाइन किया है कि होमोजाइगस से होमोजाइगस का फॉर्मेशन भी, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस से, हेट्रोजाइगस से हेट्रोजाइगस से, सभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि कैपिटल बी, जो कैपिटल बी यहां से आया है, तो मैंने पूछा अच्छा यहां से जो आएगा, तो बोल रहा है सर हम हैं दोनों कैपिटल बी, तो 1 डिवाइडेड बाई 1। इधर से पूछा सर हम भी दोनों कैपिटल बी हैं, तो मैंने कि वही 1 डिवाइडेड बाई 1, तो यस, तो ये कह रहा है सर हमारा भी चांस 1 है और हमारा भी चांस 1 ही है। ले देख के इधर से भी कैपिटल बी आना था और इधर से भी कैपिटल बी आना था। अब मैं देख रहा हूं साहब कैपिटल सी एंड कैपिटल सी, यानी कि दोनों साइड से कैपिटल सी आए हैं, तो कैपिटल सी के आने के चांसेस क्या होंगे? क्लियर है? ये देखिए अभी मैं रेड पेन से बताने जा रहा हूं। तो यहां से जो आए दोनों साइड से कैपिटल सी हैं, तो यहां से कैपिटल सी आए उसका चांसेस क्या है? ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि 2 इवेंट है टोटल, कितनी है 2, उनमें से कैपिटल सी एक इवेंट गई होगी, तो इस कैपिटल सी के आने के चांसेस क्या हो गए हैं हाफ। और इधर से कैपिटल सी, ये बोल रहा सर हम तो हैं ही दोनों कैपिटल सी, तो क्या चांसेस हो जाएंगे? अरे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वही 1 1 और ये क्या हो जाएगा 1। क्लियर है सभी को? अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं एक चेंज करने जा रहा हूं, ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है एक को लेके, बस एक मैं ये चेंज करना भूल गया समझने के लिए। ये क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर कर देगा आपके, उसके बाद अपन क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे। ठीक है, कैपिटल डी, ये देखिए, और मैं जीनोटाइप में भी क्या कर रहा हूं बताओ, कैपिटल डी स्मॉल डी कर रहा हूं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सारे डाउट एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे आपके। ये देखो अब मैं क्या कह रहा हूं कि साहब कैपिटल डी एक जगह से आया और स्मॉल डी एक जगह से आया। अब मैंने इस कैपिटल इधर देखा, क्या आप कैपिटल डी दे सकते हो? यस, तो मैं उधर कह रहा हूं कि उधर स्मॉल डी भी तो आना चाहिए फिर, तो कह रहा है यस सर इधर से स्मॉल डी आ सकता है। बट मैंने इधर देखा कि क्या आप कैपिटल डी दे सकते हो? कह रहा है यस मैं भी कैपिटल डी दे सकता हूं, तो फिर मैंने कहा इधर से स्मॉल डी भी तो आ जाना चाहिए, कह रहा है यस सर आ सकता है। तो क्या 2 चांसेज हो गए हैं? क्या 2 चांसेज हो गए हैं? यस सर। क्लियर है? 2 चांसेज कैसे हो गए हैं ये देखिए। चलो अपन पहले इससे देखते हैं साहब, इधर से अगर कैपिटल डी आया होगा तो क्या चांस होगा, यहां से अगर कैपिटल डी आया होगा तो ये दोनों 2 इवेंट हैं, 2 और उनमें से एक, और इधर से स्मॉल डी आया होगा तो टोटल 2 इवेंट है और ये 1, यानी कि इसके चांस भी 1/2 और इसके चांस भी 1/2, यानी कि टोटल इस सिर्फ अगर मैं सबको बोल के मैं इस हेट्रोजाइगस की बात करूं तो ये इसके टोटल चांस आ जाएंगे कितने, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट है देखो, बट यहां पे एक स्पेशल कंडीशन है। क्लियर है? इस कंडीशन को आप स्टार मार्क कर लो, सिर्फ और सिर्फ इसको ब्रैकेट में करके और स्टार मार्क कर लो। आप मान के चलो जेनेटिक्स का पर ईयर एक क्वेश्चन इस मेथड पे बेस आता ही आता है। मैं बोल के जा रहा हूं, ये मैं भी नहीं बोल रहा हूं, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है। क्लियर है ना? ये मैं कह के जा रहा हूं आपको कि ये जो मैं मेथड आपको सिखा रहा हूं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता ही आता है। जी प्रोबेबिलिटी पेडिग्री में पूछ ले, जी ऐसे पूछ ले, या फिर कोई क्वेश्चन में पूछ ले, डिजीज का क्वेश्चन देके थ्योरेटिकल उसमें पूछ ले, या डिजीज प्रोबेबिलिटी में देके पूछ ले, या कोई और तरीके से पूछ ले, एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन टोटल तो 1 से ज्यादा आते हैं, बट ये जो कॉन्सेप्ट आप सीख गए ना, ठीक है, आप बहुत बच्चे परेशान, बहुत क्या मैक्सिमम बच्चे परेशान रहते हैं, समझ में भी नहीं आता है, आ रहा है समझ में, लेकिन अगर ये आप सीख गए तो आप मान के चलो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन यहीं पे खत्म है, क्योंकि वो पूछता यही है, घुमा फिरा के पूछ लेता है इसको। तो पहले अपन इसको तो सीख ले, इसका घुमाना फिराना बाद में सीख लेंगे। तो देखो ये कैपिटल डी है, मैं सिर्फ डी और डी को लेके बता रहा हूं, और यहां पे भी यही कंडीशन है साहब, ये मेल और ये फीमेल। इससे कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं? कैपिटल डी स्मॉल डी, इससे भी कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि क्या कभी इधर से ये कैपिटल डी आके स्मॉल डी से फ्यूज हो सकता है? यस,
यानी कि मेल गैमीट तो कौन सा, कैपिटल डी और फीमेल स्मॉल डी, तो ये क्या बन गया, कैपिटल डी स्मॉल डी। या फिर साहब कभी ये इधर से स्मॉल और इधर से कैपिटल आके वही कैपिटल डी स्मॉल डी बन सकता है, यस सर। यानी कि मेल गैमीट तो स्मॉल डी और फीमेल सॉरी कैपिटल डी। क्लियर है सभी को? ये देखिए अब मैं आपको क्या बोल के जा रहा हूं, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है साहब, और ये इससे फ्यूज हो जाए तो कैपिटल डी इससे फ्यूज हो जाए तो स्मॉल डी हो सकता है। क्लियर है? चलो करके देख लेते हैं। अगर ये इससे फ्यूज हो गया हो तो कैपिटल डी और ये इससे फ्यूज हो गया है तो स्मॉल डी। अब यहां पे टोटल इवेंट कितनी हो गई है बताओ, 4, और उनमें से कैपिटल डी स्मॉल डी आए, वो इवेंट कितनी हो गई है, 2। तो यानी कि ये टोटल कितनी हो गई है वापस से 1/2। अरे इसको आप कट पिट करोगे तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन यहां पे तो अपन ने 1/4 कर दिया है, ये गलत है 1/4। ये बच्चे 1/4 मान के आंसर कर लेते हैं। इसलिए सर ने सिखाया, इधर से ये मान लिया, इधर से ये मान लिया और क्वेश्चन सोल्व हो गया। नॉर्मली यहां पे प्रोबेबिलिटी का और रूल वर्क कर जाता है, बट आपको और रूल में ज्यादा नहीं घुसना है, मैं प्रोबेबिलिटी के अलग से लेक्चर लेऊंगा। यहां पे सिर्फ ये बात आपको सीख लेनी है और मैं बता के जा रहा हूं कि ये ट्रिक है। ट्रिक क्या, आप बार बार और रूल लगाने बैठोगे ना तो और रूल आपके क्वेश्चन में नहीं आता है, आपके क्वेश्चन में ये आता है, और रूल भी आपके समझ में आ जाएगा। बट इस चीज को आप यहीं सीख लो, क्या कि अगर 2 हेट्रोजाइगस से एक हेट्रोजाइगस वाले कॉम्बिनेशन अपने को दे रखी हो बनने की, यानी कि 2 हेट्रोजाइगस से एक हेट्रोजाइगस बनने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हो, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, हाफ। यानी कि इस कंप्लीट की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ, इस कंप्लीट की टोटल प्रोबेबिलिटी हाफ। कंडीशन क्या है, लेकिन दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस होने चाहिए। देखो हेट्रोजाइगस यहां पे भी बना है, ये भी हेट्रोजाइगस है, बट ये हेट्रोजाइगस नहीं है। इस जीन को लेके देखो, ये हेट्रोजाइगस है, ये भी है, बट ये नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, ये जरूरी नहीं है। बट आप ये बात स्टार मार्क लगा के लिख लो, अगर कोई जीन को लेके, देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोल रहा है तो हर एक जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, तो कोई एक जीन को लेके अगर दोनों पेरेंट्स भी हेट्रोजाइगस हैं और प्रोजेनी को भी हेट्रोजाइगस पूछ रहा है, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी, दोनों की हाफ हाफ अलग अलग ना हो के, तो ये बात गलत हो जाएगी यहां पे। क्लियर है? और रूल कैसे वर्क करता है कुछ एक बच्चों को जानना है तो मैं बता देता हूं। देखो ये कैसे बना है बताओ, इधर से मेल गैमीट, इधर से फीमेल, और ये यानी कि आइदर मेल गैमीट कैपिटल डी आया होगा और स्मॉल डी आया होगा, तो क्लियर है? तो यानी कि ये हाफ और ये हाफ। क्लियर है? ये टोटल कितनी हुई 1/4, या तो ये 1/4 ऐसे बना होगा या इसका वाइस वर्सा, तो और 1/4, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 1/4 प्लस, और रूल में प्लस लगता है भाई, 1/4 इज इक्वल टू 2/4, और 2/4 का मतलब वही 1/2, जो कि मैंने यहां पे आपको पहले ही बता दिया है। क्लियर है सभी को? तो अब देखिए ये टोटल, अब अभी अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी साहब क्या होगी, ये बात अगर कोई नोट करना चाहे तो कर लो। यहां से इसके बनने की 1/4, इसके वाइस वर्सा बनने की, देखो ये 1/2 कैसे आया, कैपिटल डी स्मॉल डी, 1/2 और 1/2, वापस से इधर से स्मॉल डी आ सकता है और इधर से कैपिटल डी, वापस से वही 1/2 आएगा, तो 1/4 और 1/4, और रूल जहां पे और लगता है प्लस हो जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो मैंने आपको, अब क्या ये बार बार आप करने बैठोगे, अरे कहीं पे भी दोनों पेरेंट्स अगर हेट्रोजाइगस, जीन भी हेट्रोजाइगस, उसको आप डायरेक्ट हाफ मान लो, कंप्लीट की इसकी, कंप्लीट की हाफ, ठीक है, गुड। अब ये देखिए मैं आपको टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी काउंट करना सिखा रहा हूं, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी, ये देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी आप कैसे काउंट करोगे, टोटल काउंट कर दो, क्लियर है, 1 इंटू हाफ, ये 1 हो गया, ये हाफ, 1 इंटू 1 इंटू वापस से हाफ इंटू 1 इंटू कौन सा 1, ये 1 और इंटू हाफ, तो यानी कि 1 का तो कोई मतलब है ही नहीं, 1 2 3 हाफ हो गए, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 1/8। यानी कि इन दोनों के क्रॉसिंग हो, इन दोनों के क्रॉस, यानी कि इन दोनों से इस जीनोटाइप वाले ऑफस्प्रिंग के प्रोड्यूस होने की या बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8। आपके पास 4 ऑप्शन ऐसे होंगे, 1/2, सेकेंड ऑप्शन 1/4, थर्ड ऑप्शन 1/8 एंड फोर्थ ऑप्शन 1/16, तो आपका थर्ड विल बी करेक्ट। आ रहा है सभी को समझ में? अगर किसी ने नहीं नोट किया है तो नोट, यहां तक नोट कर लिया सभी ने, ठीक है।
आज अपन यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन है 8, 10, 12 जो भी आए हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सभी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूंगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप में वो सभी क्वेश्चन सेंड कर दिए जाएंगे। मैं बाद में क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट आज सीखा है उस पर आप खुद से क्वेश्चन लगा के देखो। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको वो क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे, सभी क्वेश्चन जो आपको सोल्व करने हैं आप खुद करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए लेके आऊंगा, उनके सॉल्यूशंस की मैं वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज का अपना सेशन यहीं तक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए आपको क्लास कैसी लगी है या आपको क्या डाउट है या और भी कुछ आपको पूछना है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, वेरियस एग्जाम की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी, कौन सा फॉर्म आउट हुआ है, कौन से एग्जाम की डेट एक्सटेंड हुई है या एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है या उसके फॉर्म फिल करने की डेट एक्सटेंड हुई है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहां प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्लियर है? तो अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्लास अपलोड होते ही आपको पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।